नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे पटना में सड़क पर संग्राम। पटना में मंगलवार को छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और एकल परीक्षा लागू करने व बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। हजारों की संख्या में छात्र सीएम आवास तक मार्च करने निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने डाक बंगला के पास बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिससे पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने छात्रों को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें एक डीएसपी और एक महिला पुलिस जो है उसको चोट लगने के बाद छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। कई पुलिसकर्मियों को इसमें चोट लगने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की चली। इसी दौरान डीएसपी कामाख्या सिंह के नाक में चोट लग गई। नाक में चोट लगने से डीएसपी घायल हो गए। तत्काल प्रदर्शन से निकलकर उन्हें चिकित्सकों से संपर्क उन्होंने किया। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की की घटनाएं सामने आई। वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नियत ही है कि हम अपने युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें। युवा जो विषय लेकर आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों का सीएम आवास घेराव का प्रयास। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया। कुछ जगह इस दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प भी देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम अपने कैमरे से ली हुई 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक पहली तस्वीर में छात्रों और पुलिस के बीच कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग जब पुलिस लगाती है, इस दौरान धक्का मुक्की होती है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस दौरान की गई थी। मुख्यमंत्री आवास से पहले बैरिकेड किया गया था। चौथी तस्वीर में भी मुख्यमंत्री आवास से बाहर ये पुलिस बड़ी संख्या में बैरिकेड किए हुए है। और 5वीं तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें वाटर कैनन के माध्यम से छात्रों को तितर बितर किया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका जा रहा है। और 6वीं तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कहीं ना कहीं लाठीचार्ज कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में छात्रों के आंदोलन से माहौल गर्म हुआ है और ये आंदोलन की 6 तस्वीरें। छात्रों का सीएम आवास घेराव का प्रयास। इस दौरान पुलिस के द्वारा बैरिकेड किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने छात्रों को मुख्यमंत्री आवास जाने के प्रयास को विफल करने का भी प्रयास किया। और अब बात करेंगे हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्कूल का ड्रेस कोड एक समान गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए है, जिसे लागू करने का अधिकार संस्थान के पास है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा कोई धार्मिक या कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। कोर्ट के अनुसार केवल दावा करने के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार के तहत राहत नहीं दी जा सकती है। छात्रा ने
तर्क दिया था कि वह कक्षा 6 से 10 तक बिना किसी विरोध के हिजाब पहनकर स्कूल आती रही है। इस पर अदालत ने कहा कि संस्थान की पुरानी सहमति किसी कानूनी अधिकार को जन्म नहीं देती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड का पालन जरूरी है। यदि किसी स्कूल की ड्रेस नीति सभी छात्रों के लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, आपको बता दें, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर इसमें बदलाव की मांग नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि स्कूल अपनी पहचान और अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम लागू कर सकता है और पूर्व की ढील के आधार पर छात्र हमेशा के लिए नियम बदलने की मांग नहीं कर सकते। वहीं कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब से जुड़े फैसले पर प्रतिक्रिया आई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने फैसले का स्वागत करते हुए स्कूल के नियमों का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब न पहना जाए, स्कूल के बाहर महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मौलाना रशीदी ने कहा कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है तो उसे मना नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर लड़की को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, स्कूल के नियम उसके ऊपर थोपे नहीं जा सकते। इलाहाबाद की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर के और स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर के एक रिट दायर की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उसकी रिट को खारिज कर दिया और ये कहा कि वो दलील देने में, सबूत रखने में नाकाम रही। दरअसल हिजाब और स्कूल का यूनिफॉर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसी पक्षमंजर में देखना चाहिए कि स्कूल के दायरे में जो चार दीवारी है उसका यूनिफॉर्म एक अलग होता है और मुस्लिम महिलाएं वो शरीयत पर अमल करते हुए हिजाब पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं। ये इन दोनों को एक तरह का एक साथ में शामिल नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म जो स्कूल का है वो स्कूल के दायरे में अपनाना चाहिए क्योंकि वहाँ के उसूल और ज़ाब्ते हैं। अब रह गई बात हिजाब की, तो हिजाब एक इस्लामी लिबास है और शरीयत ने महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए हुक्म दिया है, उस पर वो अमल करती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर छात्र और छात्रा को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फैसला एक स्कूली छात्रा के हिजाब की याचिका को लेकर दिया गया। उसने कहा कि मैंने 10वीं तक इसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ाई की है, अब 11वीं में मेरे ऊपर पाबंदी लग रही है। तो ये कौन सा स्कूल का यूनिफॉर्म नियम है जिसमें 10वीं तक तो इजाजत है और 11वीं में इजाजत नहीं है? क्या हाई कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब 10वीं तक उस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा है तो 11वीं में ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म के अंदर, नियमों के अंदर बदलाव हुआ कि स्कूल ने उसको मना कर दिया? दूसरी बात यह, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? क्या ये इंसान की आजादी पर का हनन नहीं है? मैं मानता हूं कि स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं। भारत में जो आज आवाज उठ रही है कि हिजाब को जरूरी कर दिया जाए, कोर्ट ने इस बात को सही कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। तथ्य देखें, तुर्की जो खलीफा बनना चाहता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां हिजाब पहनने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है हिजाब पहना जाए, बुर्के का तो सवाल ही नहीं है। जहां पर जॉर्डन के अंदर आज पैगंबर साहब के परिवार के लोग आज भी रहते हैं, बुर्का कभी नहीं पहना होगा। वो साफ कहते हैं कि इस्लाम के अंदर हिजाब पहनना कपड़ों से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है, से इस्लाम को माना जा चाहिए। 56 देश हैं पूरे विश्व के अंदर इस्लाम के अंदर, उनमें से केवल 2 देश
अफगानिस्तान और ईरान जहां बुर्का पहनना जरूरी है। आज भारत में जो ये मांग उठाई जा रही है, क्या है इसके पीछे? कौन किस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है? भारत में जो गरीब लोग हैं वो गरीब मुसलमानों को जबरदस्ती बरगलाकर इस देश में खिलाफत का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका प्रमाण है कि आज हमारे देश में कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग और हिजाब पहनने की स्कूल के अंदर एसेंशियलिटी मानने का प्रयास करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। तरुण तेजपाल को सुप्रीम झटका। खबर दिल्ली से है, जहां रेप मामले में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने और सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद उनकी अपील पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। 4 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑफिस की जूनियर सहयोगी से रेप मामले में तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई थी और सरेंडर के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर से छूट की मांग की थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि घटना 2013 की है और तेजपाल करीब 6 महीने को छोड़कर लगातार जमानत पर रहे हैं। उन्होंने तेजपाल की उम्र, परिवार और जमानत के दौरान किसी दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं होने का हवाला दिया। सिब्बल ने मुख्य अपील पर सीधे सुनवाई की। वहीं गोवा पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देने के लिए सजा पर रोक लगाई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आलोक आराधे ने अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि को महत्वपूर्ण बताते हुए सरेंडर से छूट की मांग खारिज कर दी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पूरा घटनाक्रम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 रेप केस में दोषी करार देते हुए गोवा सेशंस कोर्ट का बरी करने का फैसला रद्द कर दिया। सजा के खिलाफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट वो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। तो तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ रहे हैं। तो तरुण तेजपाल कौन है और मामला क्या है? तरुण तेजपाल ने पत्रकारिता के अलावा कई उपन्यास भी लिखे हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में तहलका को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। मामला 7 से 8 नवंबर 2013 को गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान का है। होटल की लिफ्ट में जूनियर महिला सहकर्मी का 2 बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने इच्छा के विरुद्ध यौन हिंसा का लगाया आरोप। तेजपाल पर बलात्कार समेत कई आपको बता दें समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। इसी मामले को लेकर 18 और 19 नवंबर 2013 को पीड़िता ने संस्थान के भीतर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद तरुण तेजपाल ने ईमेल के जरिए बिना शर्त माफी मांगी। 30 नवंबर 2013 को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार किया गया। 7 महीने जेल में रहने के बाद जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सितंबर 2017 में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए। 21 मई 2021 को गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गोवा सरकार ने बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें सीएम की फटकार, एक्शन में प्रशासन। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम के टेंडर में कथित घोटाले, रंगदारी और ठेकेदारी में माफियागिरी के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री की फटकार के बाद नगर निगम और पुलिस महकमे में हलचल बढ़ी है।
अब तक 6 FIR दर्ज की गई हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। नगर निगम की शिकायत पर स्वरूप नगर थाने में 5 और एक ठेकेदार की शिकायत पर फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। गोविंद शर्मा, संदीप जैन और रंजन वाजपेयी के खिलाफ रंगदारी और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी गोविंद शर्मा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस राजस्थान और मध्य प्रदेश में दबिश दे रही है। जांच में टेंडर को पुरानी लॉटरी प्रक्रिया से करीब 85% डाउन पर मैनेज करने के आरोप सामने आए हैं। नगर आयुक्त ने करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए हैं। 7 ठेकेदार फर्मों को काली सूची में डालकर उनके बैंक खातों और संपत्तियों की जांच शुरू की गई है। अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। देखिए, हम लोग जो है विगत कई महीनों से, मतलब वर्षों से हम लोग प्रयास करते रहे। उसके कई महीनों से हम लोगों ने करा, तो उसके बाद हम लोगों ने जब मुहिम छेड़ी है सच्चाई की और अच्छाई की और भ्रष्टाचार मुक्त कानपुर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए हम लोगों ने परस्पर हर जगह शिकायत करी। उसके बाद एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उनके मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के माध्यम से, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जो यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार महापौर के बेटे बंटी पाणे के द्वारा फैलाया गया था, जो इस भ्रष्टाचार का जनक है, तो उसकी अब जांच हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, उनके चरणों में अपना सर झुका के सर रख कर उनको धन्यवाद दे रहा हूं। और अगर वो ये संभव योगी राज में ही हो पाया, वरना कहीं नहीं हो पाया। मामला ये है कि महापौर के बेटे प्रमला पांडे बेटे महापौर के बंटी पांडे और अमित पांडे, ये 15 वित्त को कार्य ये सभी पार्षदों के लिए होता है, सभी क्षेत्र के लिए होता है। इन्होंने 15 वित्त का काम बेचने का कार्य किया है और इन्होंने भ्रष्टाचार बंटी टैक्स के ऊपर लगा लेने का कार्य किया है। माननीय महाराज जी को उनके चरणों में नमन करते हुए उन्होंने संज्ञान लिया और हम पूरी कानपुर की पूजनीय जनमानस की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और एक अभियोग एक सनी सिंह भदौरिया द्वारा फजलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं, 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे और 85% डाउन पे ठेका डलवाने की बात करता था और लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकलवा करके आवंटन किया जाता था, जिसको नगर आयुक्त द्वारा इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और अब ई टेंडरिंग ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से टेंडरिंग होगी, जिसमें करीब 100 करोड़ के इन्होंने टेंडर को निरस्त करके और शीघ्र अतिशीघ्र जो है रीटेंडरिंग 10-15 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा करके जो लंबित कार्य हैं और ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से उनको अलॉट कर दिया जाएगा। और अब बात कर रहे हैं 3400 किस वाली कार का चालान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लिपस्टिक से बने किस के निशान वाली सफेद कार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कार पर करीब 3400 किस के निशान बनाए जाने की बात कही जा रही है। बताया गया कि यह कार आदित्य सिकरवार की है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए ऐसा किया। आदित्य के मुताबिक कार का मेकओवर उसकी गर्लफ्रेंड का आइडिया था और इसका मकसद वीडियो को वायरल करना था। कार पर लिपस्टिक से किस के निशान बनाने में करीब 3.5 घंटे लगे। इसके लिए करीब 800 से 900 रुपए की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आदित्य ने कार का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस की नजर में पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन प्रभारी अभिषेक रघुवंशी के मुताबिक वीडियो करीब 2 दिन पहले पुलिस के सामने आया था। वीडियो में कार पटेल नगर सिटी सेंटर इलाके में तेज रफ्तार से चलती दिखाई दी थी। पुलिस ने वीडियो में मिली जानकारी के आधार पर कार की तलाश शुरू की। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने कार को थाटीपुर इलाके में खोजकर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचाया। इसके बाद आदित्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में आदित्य ने बताया कि कार पर किस के निशान बनाने का आइडिया उसकी गर्लफ्रेंड का था। पुलिस कार्रवाई के बाद आदित्य ने अपनी गलती मानी और थाने में ही कार से लिपस्टिक के निशान हटा दिए। पुलिस ने उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने और दोबारा ऐसी हरकत न करने की सलाह दी। ट्रैफिक पुलिस ने कार का 5,500 रुपए का चालान काटा
लेकिन चालान में किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई यह स्पष्ट नहीं किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में सिर्फ लिपस्टिक या किस के निशान बनाने पर कोई अलग प्रावधान नहीं है। हालांकि वाहन के स्वरूप में बदलाव को लेकर नियमों के तहत कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि 55 रुपए का चालान किस प्रावधान के तहत काटा गया और क्या सिर्फ किसके निशान को वाहन में अवैध बदलाव माना जा सकता है। और अब बात करेंगे नसबंदी फेल इलाज में खेल। छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव के पेंड्री स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के गायनिक वार्ड में नसबंदी फेल होने का मामला सामने आया है। बिजनापुर निवासी सुमन कुमार वर्मा की पत्नी की करीब 2 साल पहले सीजर से डिलीवरी के दौरान नसबंदी की गई थी। परिजनों के मुताबिक इसके बावजूद महिला दोबारा गर्भवती हो गई और 5 महीने की गर्भावस्था में उपचार के लिए अस्पताल पहुंची, जहां गर्भपात की प्रक्रिया कराई गई। आरोप है कि इसके बाद महिला की हालत कमजोर होने के बावजूद नसबंदी के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। परिजनों का दावा है कि नसबंदी से इनकार करने पर डिस्चार्ज रोकने और पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई। समाजसेवी के हस्तक्षेप के बाद महिला को बिना नसबंदी के डिस्चार्ज किया गया। वहीं डॉक्टर पवन जेठानी ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड देखने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि नसबंदी कई बार फेल हो सकती है और फिलहाल परिजनों की मांग पर महिला की नसबंदी कर दी गई है। परिजनों ने मामले की जांच की फिलहाल मांग की है। ये बात आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है। मरीज के परिजनों ने ऐसा कोई शिकायत हमें नहीं किया है और अगर ये ऐसा उनने वाकई में किया है तो ये गलत है और वर्तमान में उनके जो एचओडी हैं वो शासकीय कार्य से बाहर हैं। वापस आने पर उनसे बातचीत करके ही जानकारी ली जा सकेगी। पहले क्योंकि उनके 2 बच्चे पहले से हैं, लास्ट डिलीवरी के समय उनकी नसबंदी कर दी गई थी। उसके बाद फिर से नसबंदी, क्या नसबंदी का फेल हो जाना भी एक कारण हो सकता है? हाँ, कई बार नसबंदी फेल कुछ केसेस में होती है। नसबंदी फेलियर के केसेस आते हैं और ये 2 साल बाद अगर जानकारी मिल रही है तो फिर ये नसबंदी फेलियर ही होगा। और इस केस में डीएनसी तो उनका कर दिया गया है जैसे आपने मुझे बताया, पर अब दोबारा नसबंदी करना है या नहीं करना है ये तो विभाग के चिकित्सक ही तय कर सकते हैं और मरीज के परिजनों को तय करना है कि उन्हें नसबंदी कराना है या नहीं कराना है। क्या मरीज को या मरीज के परिजनों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा सकता है नसबंदी के लिए? नहीं, प्रेशराइज करना तो अपने आप में गलत है, लेकिन ये उनसे जानकारी लेके ही बता सकता हूँ कि प्रेशराइज किया गया है कि नहीं, क्योंकि कई बार मरीज के वर्जन और चिकित्सक के वर्जन में अंतर होता है, तो दोनों से जानकारी के बिना इस पे कमेंट करना मुश्किल है। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये अहम खबर सामने आ रही। महिलाओं को सौगात मिली है। 60 साल से ऊपर महिलाओं को फ्री बस यात्रा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 60 साल से ऊपर महिलाओं को फ्री बस यात्रा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को अब फ्री बस सेवा उत्तर प्रदेश में। अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 60 साल से ऊपर महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। 60 साल से ऊपर महिलाओं को फ्री बस सेवा की सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।